बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की, जिसके 117वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम में उन्होंने संविधान, किसान, कैंसर और एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2025 बस अब आ ही गया है और 2025 में 26 जनवरी को संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम ने आगे कहा कि संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। संविधान की वजह से ही आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। संविधान निर्माताओं ने हमें जो सौंपा वो हर तरीके से कसौटी पर खरा उतरा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने संविधान से जोड़ने के लिए देश को constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी सौंपी। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वहीं दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी मुख्यालय में संगठनात्मक विस्तार को लेकर बैठक हुई और संगठन में महासचिव बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव, सभी प्रदेश अध्यक्ष, राज्य संगठन महासचिव, संगठन चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बताया गया कि बैठक में मंडल, जिला और प्रदेश पदाधिकारियों के चुनाव पर मंथन हुआ। पार्टी ने यह भी तय किया है कि 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न होंगे, 10 जनवरी तक सभी जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे और 15 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि दिल्ली के दौरे पर है और इस दौरान वो नेताओं को 2025 महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महाकुंभ 2025 के लिए आमंत्रित किया। सीएम योगी ने अमित शाह को भी महाकुंभ का न्योता दिया। सीएम योगी पहले ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को महाकुंभ के लिए निमंत्रण दे चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार अपना रूटीन हेल्थ चेकअप भी करवाएंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के गांव जाने की भी बात उनकी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए के साथ सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार बातचीत कर सकते हैं। वहीं पटना में पूर्व आईपीएस और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। किशोर कुणाल के निधन पर सीएम नीतीश समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने दुख जाहिर किया। किशोर कुणाल बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और पटना के महावीर मंदिर न्यास के सचिव भी थे। किशोर कुणाल का हृदय गति रुकने से निधन हुआ। किशोर कुणाल को कार्डियक अरेस्ट होने के बाद महावीर वत्सला हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर उनका निधन हो गया। वो 74 साल के थे। आईपीएस की सेवा से रिटायर होने के बाद आचार्य किशोर कुणाल सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। बताया जा रहा है कि आचार्य कुणाल का अंतिम संस्कार सोमवार को हाजीपुर के कौनहारा घाट पर किया जाएगा। और आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख जाहिर किया। कहा समाज के लिए यह पुण्य क्षति है। ये भी कहा कि आचार्य किशोर कुणाल का देहांत सभी के लिए दुखद है, समाज के लिए का पुण्य क्षति है। सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी वो नहीं थे। जब उन्होंने सेवानिवृत्ति ली तो उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी, ये कहा उन्होंने। आचार्य किशोर कुणाल जी का देहांत हम सबों के लिए दुखदाई है। जब वो आईपीएस के रूप में काम कर रहे थे तो भी उन्होंने अपना एक छाप छोड़ा था एडमिनिस्ट्रेशन का, और जब वो रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक जीवन में भी अपना एक छाप छोड़ा, तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो
बहुयामी विलक्षण प्रवृत्ति के थे और हर क्षेत्र में उनका एक स्थान अपना रहा है। जयपुर में एक निजी होटल में अनुभूति चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन और द कोल्चियर इम्प्लेंट ग्रुप ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुई। कार्यक्रम के तहत सुनहरे स्वर में बच्चों की ओर से कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद रहे और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ट्रस्ट के कामों की सराहना की। बहुत खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, राजस्थान देखने आ रहे हैं। बहुत सारे हम लोग नए डेस्टिनेशंस भी डेवलप करने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में भी और हम लोग ब्रांडिंग अच्छी करेंगे, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी बनाना चाह रहे हैं। ये सब कुछ अब आप देखेंगे नेक्स्ट 1 साल में 2 साल में राजस्थान को एक बहुत ही बेस्ट टूरिस्ट स्टेट बनाना है पूरे देश में और ग्लोबली भी राजस्थान हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर भारत आएँ तो बिल्कुल राजस्थान तो उनके लिए सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए कि हमें तो राजस्थान आना ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश में है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। बीजेपी चाहे कोई भी हथकंडा अपना ले, वोटर्स आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बहस शुरू हो गई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि वो H-1B वीजा पर विश्वास करते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे हमेशा से वीजा पसंद रहा है, मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूं, इसीलिए हमारे पास ये है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी पर कई H-1 वीजा वाले लोग हैं, मैं H-1B में विश्वास करता हूं, कई बार इसका इस्तेमाल किया, ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। वहीं एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी ने भी H-1B वीजा का समर्थन किया है। दक्षिण कोरिया के मुआन शहर में बड़ा विमान हादसा हुआ। हादसे का शिकार होने के बाद विमान में आग लगने से 179 लोगों की मौत हो गई। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन में आग लगी, जिसके बाद सभी लोगों को जान गंवानी पड़ी। बताया गया कि विमान में 181 लोग सवार थे। लैंडिंग के वक्त ये विमान रनवे पर फिसला और दीवार से टकराया। बताया गया कि लैंडिंग गियर में पक्षी के टकराने के बाद ये भीषण हादसा हुआ। दुर्घटना का वीडियो भी सामने आया, जो बेहद डरावना है। देखते ही देखते विमान आग की गोली में तब्दील हो गया। पायलट सेफ लैंडिंग की कोशिश करते रहे, लेकिन हादसे को टाला नहीं जा सका। और वहीं कनाडा में भी एक बड़ा विमान हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरें बेहद भयानक सामने आई। हादसे के दौरान यात्री बेहद डरे हुए नजर आ रहे थे। दरअसल कनाडा के हैलिफैक्स हवाई अड्डे पर यह हादसा जब हुआ जब रनवे पर विमान फिसल गया और इसके बाद एयर कनाडा के विमान एक हिस्से में आग लग गई। ये विमान एयर कनाडा का है। आपको बताएं, इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोट जरूर आई है। मध्य प्रदेश के गुना में एक बच्चे सुमित की मौत हो गई। गुना के राधोगढ़ में सुमित 43 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। सुमित को रेस्क्यू के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधोगढ़ के पीपल्या गांव का रहने वाला था ये 10 साल का सुमित मीणा। शनिवार को वो पतंग उड़ा रहा था। उस वक्त वो खेत में पहुंच गया और जाकर बोरवेल में गिर गया। बच्चा काफ़ी देर तक नहीं दिखा, तो जो लोग थे घर के परिजन, उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद बोरवेल के गड्ढे में बच्चे का सिर नजर आया। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 16 घंटे बाद बच्चे का रेस्क्यू किया गया, जहां डॉक्टर्स ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ों पर इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के पहाड़ ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। 20 से ज्यादा जगहों पर तापमान 0 से नीचे चला गया। इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। राजधानी दिल्ली में दिसंबर की ठंड में हुई बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी तरफ देश के मैदानी इलाके कोहरे और कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। ठंड बढ़ने से लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड के देहरादून में विकासनगर में भी बर्फबारी ने दस्तक दी है। पर्वतीय इलाके चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ। लगातार 2 दिन की भारी बारिश के बाद शीतलहर बढ़ी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
और चक्राता में भारी बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन गई। चक्राता में लगभग 1 फीट बर्फबारी हुई, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों का चलाना भी मुश्किल हो गया है। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी। तो ग्रेटर नोएडा से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही। हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। और वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी। बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मस्जिदों से तेज आवाज की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में पुलिस ने कुछ जगह पर लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाया, जबकि कई मस्जिदों से नियम का उल्लंघन पाए जाने पर उनको हटा भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया। पुलिस ने सभी धार्मिक स्थल, इसके अलावा संस्थानों को ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही ये चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शासन स्तर से निर्देश आए हैं कि धार्मिक स्थल पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जो तेज गति से बज रहे हैं, वहाँ आवाज़ धीमी कराई जाए ताकि आसपास के मोहल्लों में लोगों को कोई असुविधा ना हो। उसी क्रम में ये अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है। आज भी हम लोग उसी अभियान के तहत निकले हैं और सभी धार्मिक गुरु हैं उनसे वार्ता करके इसमें कुछ जगहों पे हम लोगों ने आवाज़ भी धीमी कराई है और कुछ लाउड स्पीकर भी करवाए हैं। ये अभियान लगातार शासन के निर्देश के क्रम में ये जारी रहेगा। और कानपुर की कर्नलगंज पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और नेट बैंकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक एक मदरसे के नाम पर आरोपी ठगी का गैंग चला रहे थे, जिसमें दिल्ली के हैकर भी शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने अब तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई लोगों को अपना निशाना बनाया है और उनके अकाउंट से लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। हाल ही में आरोपियों द्वारा एक 32 लाख रुपए के फ्रॉड के मामले की भी पुलिस को जानकारी मिली है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। थाना कर्नलगंज की पुलिस के द्वारा एक साइबर क्राइम का जो है मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक मौलाना है जो एक यतीम खाना के पास एक मदरसा चलाते हैं। इनका एक गैंग है जिसमें दिल्ली के हैकर भी शामिल हैं और वर्तमान में अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और अभी 32 लाख का मामला प्रकरण सामने आया है। इससे पहले जो है 60 लाख का भी ट्रांजैक्शन हुआ है। उस सब का डिटेल निकलवाया जा रहा है और उस पर विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। वहीं मेघालय में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में आरोप ये लगाया गया है कि इन्फ्लुएंसर ने चर्च के भीतर धार्मिक नारे लगाए और इसकी पवित्रता का अपमान किया। ये घटना तब सामने आई जब इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ चर्च में धार्मिक नारे लगाते हुए दिख रहा है। घटना मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले का है। जो जानकारी है वो ये कि मावलिन नोंग में स्थित एपिफेनी चर्च में ये पूरा मामला पेश आया। वीडियो में आकाश सागर और उसके दोस्त चर्च के वेदी क्षेत्र में धार्मिक नारे लगा रहे हैं और ईसाई भजनों के बदले हुए संस्करण गाते हुए भी नजर आए। झारखंड में चोरी की घटनाएं लगातार जारी है। नए मामले में झारखंड के निरसा में चोरों का आतंक दिखा। बीती रात चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए की कीमत का केबल और ट्रांसफार्मर का कॉपर चोरी किया। इतना ही नहीं, चोर झारखंड पुलिस बल होमगार्ड के जवान का 30 जिंदा कारतूस का बॉक्स भी ले गए। पूरी वारदात निरसा थाना इलाके के हाथबाड़ी की है। बताया गया कि 25 से 30 की संख्या में हथियार से लैस चोरों ने धावा बोला, जमकर लूटपाट मचाई और आराम से चलते बने। 6 बजे ये लोग हमको जानकारी दिया, यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड पंपर जो है वो कृष्णा सिंह जो यहाँ पर बंधक बना के होमगार्ड के जो भी जवान थे दोनों को का गोली उली सब लेके चला गया है और ये पंप का जो है केबल काट लिया है, ट्रांसफार्मर का पूरा कॉइल निकाल लिया। यही सब का घटना का सूचना मिला है। थाना के स्टाफ भी आए थे, अभी इंक्वायरी करके गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, FIR भी करेंगे।